सियाचिन, जिसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, जहां आम इंसानों की रहने की सीमा खत्म होती है और जवानों की शुरू। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां भारतीय सैनिक एक नहीं दो दुश्मनों का सामना करते हैं। पहला पाकिस्तान और दूसरा जानलेवा मौसम। क्या आप जानते हैं कि यहाँ तापमान -70 डिग्री तक चला जाता है? तो सोचिए हमारे वीर जवान कैसे विषम परिस्थितियों में दुश्मनों का सामना करते होंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सियाचिन, बर्फ का रेगिस्तान। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र के अलावा सियाचिन का एक अर्थ और भी है, जिसके बारे में शायद आपको मालूम ना हो। दरअसल सियाचिन का अर्थ है गुलाबों की घाटी, क्योंकि सिया का अर्थ है गुलाब और चिन का अर्थ है जगह। लेकिन कहते हैं ना कि गुलाब की महक के साथ उसके कांटे भी कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ते हैं, और इसी का नतीजा है कि सियाचिन पर हर वक्त जंग के बादल मंडराते रहते हैं, जहां इस बात की खबर ना हो कि अगले पल क्या होने वाला है। तो सोचिए माइनस टेम्परेचर में भारतीय सैनिक कैसे देश की रक्षा करते होंगे। सियाचिन का तापमान। सियाचिन हिमालय के काराकोरम रेंज में बसता है। इसकी ऊंचाई 5400 मीटर से भी कहीं ज्यादा है। सियाचिन के तापमान की बात करें तो यहाँ दिन में तापमान -40 डिग्री और रात में -70 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जवान यहाँ पहरा देते हैं और उनकी जिंदगी यहाँ हर पल मौत से जंग लड़ती है। सियाचिन में भारतीय सेना की करीब 150 पोस्ट हैं, जिनमें करीब 10,000 फौजी तैनात रहते हैं। सियाचिन की रक्षा के लिए एक साल में करीब 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। स्पेशल ट्रेनिंग। सियाचिन के सफर पर निकलने से पहले सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ सैनिकों की तैनाती सिर्फ 3 महीने के लिए ही की जाती है। इसके लिए सैनिकों को 5 हफ्ते तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों की पहली ट्रेनिंग कश्मीर के खिल्लनमर्ग के गुज्जर हट में बने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से शुरू होती है। यहाँ सैनिकों को बर्फ पर रहने, पहाड़ काट कर रास्ता बनाने, बर्फीले पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। बेस कैंप से पोस्ट तक पहुँचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। यहाँ से सबसे ज्यादा दूरी पर जो पोस्ट है वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में क्लाइंबिंग करके ही पोस्ट तक पहुँचा जाता है, जिसमें सैनिकों को बर्फीली पहाड़ी और चट्टानों पर चढ़ना होता है। सबसे मुश्किल होता है बर्फीले रास्तों से पहाड़ों पर चढ़ना, क्योंकि बर्फ पर फिसलन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हमारे सैनिक लगन और कड़ी मेहनत के दम पर नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ही सैनिकों को सियाचिन पोस्ट तक पहुंचाया जाता है। उन्हें पोस्ट तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है चीता। सैनिकों और हथियारों को इतनी ऊंचाई पर सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुंचाया जा सकता है। अगर कोई सैनिक बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल में पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि चीता सिर्फ चौकियों पर 30 सेकंड के लिए ही रुकता है? दरअसल संघर्ष विराम से पहले ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन को खबर लगने से पहले हेलीकॉप्टर उड़ जाए। बेस कैंप से सबसे दूर भारतीय चौकी का नाम है इंदिरा कॉल। सैनिकों को वहां तक पैदल ही रास्ता तय करना होता है, जिसमें 20 से 22 दिन लगते हैं। सियाचिन पर सैनिकों का जीवन कैसा होता है? दुश्मनों को मात देने के लिए भारतीय सैनिक खतरनाक मौसम से लड़ते हैं। जवानों को एक एक सांस के लिए मौसम से 2-4 हाथ करने पड़ते हैं। यहाँ सैनिक एक दूसरे से एक रस्सी की मदद से बंधे होते हैं। सैनिकों की कमर में रस्सी बंधी होती है ताकि कोई सैनिक बर्फ में न धंसे। कई बार ऐसा होता है कि बर्फ टूटने या धंसने लगती है। ऐसे हालात में जवानों को रस्सी की मदद से अपने को बांधना जरूरी होता है। एक जवान के पीछे लगभग 25 फीट के बाद दूसरा जवान चलता है। अगर कोई जवान रास्ते में भटक जाए तो बाकी के जवान उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह जांबाज जवान कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यहाँ सैनिकों को तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे चलने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि तेज चलने पर सांस फूलने लगती है। लंबे रास्ते को सैनिक टुकड़ों में तय करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता सिवाय सैनिकों के। कहीं 1000 फुट गहरी खाइयां हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़, जिनके बीच से होकर सैनिकों को सफर तय करना होता है। क्या आप जानते हैं कि सियाचिन पर सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिलती? तो सोचिए कम ऑक्सीजन में जवान कैसे रहते होंगे। भारतीय जवान अपने मजबूत इरादों के दम पर बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई करने के लिए सैनिकों को खास किस्म के जूते पहनने होते हैं ताकि बर्फीले रास्तों पर आसानी से चला जा सके।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जूतों का वजन कितना होगा? खास तरह के ये जूते 3 किलो वजनी होते हैं। अगर आम इंसान इन जूतों को पहन ले तो वो ज्यादा समय तक नहीं चल सकता और लड़खड़ाकर गिर जाएगा। तो सोचिए 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कैसे तय होती होगी। इन्हें पहनकर लगातार चलने के लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है। चढ़ाई करते समय न सिर्फ जूतों का वजन होता है बल्कि सैनिक को अपनी पीठ पर एक भारी भरकम बैग भी लादना होता है। 30 से 35 किलो का वजन लादकर पोस्ट तक सैनिकों को चढ़ाई करनी होती है। चारों ओर बर्फ से घिरा सियाचिन का सफर इतना खतरनाक होता है कि कई बार तो आंखों की रोशनी तक चली जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ की बर्फ। चारों ओर इतनी बर्फ होती है कि अगर दिन में धूप तेज हो तो बर्फ पर पड़ने के बाद पहाड़ियां और ज्यादा चमकीली हो जाती हैं। अगर गलती से भी ये रोशनी सीधे आंखों पर पड़ जाए तो आंखों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जब यहाँ बर्फीले तूफान चलते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बर्फीली हवा जब चेहरे से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो आपके चेहरे पर कोई बर्फ के टुकड़े फेंक रहा हो। ये बर्फीली हवा हजारों सुइयों के चुभने के बराबर होती है। इन हालात से बचने के लिए सैनिकों को भारी भरकम कपड़ों को पहनना होता है। उन्हें अपनी रक्षा के लिए कई लेयरों में कपड़े पहनने होते हैं। सबसे ऊपर जो कोट पहना जाता है उसे स्नो कोट कहते हैं। इस तरह सैनिकों को ना चाहकर भी भारी कपड़ों का बोझ उठाना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सियाचिन पर बर्फ की वजह से तापमान माइनस में रहता है, तो ऐसे में सैनिकों के रहने के लिए कैंप का इंतजाम किया जाता है। कैंप को गर्म रखने के लिए खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे लोकल भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया जाता है जिससे सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और इस तरह टेंट को गर्म किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सैनिक इतनी ठंड में कैसे सोते होंगे? सैनिक लकड़ी की चौकी पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं, लेकिन खतरा सोते समय भी मंडराता रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कभी कभी सैनिकों की सोते समय ही जान चली जाती है। कंपकपाती ठंड में नहाने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि वहाँ स्किन इतनी नाजुक और सेंसिटिव हो जाती है कि उसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है और अगर गलती से स्किन कट जाए तो घाव को भरने में काफी समय लगता है। रोजाना सैनिकों को चौकी के सामने से बर्फ हटानी होती है क्योंकि बर्फ नहीं हटाने पर बर्फ के दबाव से जमीन के फटने का खतरा रहता है। पानी पीने के लिए बर्फ पिघलानी होती है। सैनिकों को एक खास किस्म की गोली दी जाती है जिसे पिघले पानी में डालकर पीने लायक बनाया जाता है। इस तरह सैनिकों के लिए सिर्फ सैनिक चौकियां ही लाइफलाइन के तौर पर काम करती हैं। सैनिक कई बार हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड एडिम जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है और हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि आखिर सैनिकों को इस बेरहम मौसम में क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि कई बार दुश्मन बर्फ के बंकरों में छिप जाते हैं। कब दुश्मन धावा बोल दे कुछ पता नहीं चलता। बर्फीले तूफान और दुश्मन दोनों का सामना करने के लिए सैनिकों को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार रहना होता है। सियाचिन पर रहने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वो है सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ बिलीव्स। इन्हीं के दम पर जंग लड़ी जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ भारतीय सैनिकों ने डेरा कब डाला था? दरअसल अप्रैल 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की नापाक साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें कड़ी मात दी और सियाचिन पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। इसके लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। अब तक न जाने कितने जवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी इंडिया को देख सकते हैं, जहां इस पर एक पूरा वीडियो बनाया गया है। सियाचिन में भारतीय जवानों की किलेबंदी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान चाहकर भी इसे तोड़ नहीं सकता। इस ग्लेशियर पर अब तक किसी भी देश की सेना नहीं टिक पाई है, लेकिन भारतीय जवानों की हिम्मत है कि वो ऐसे हालात में भी डटे रहते हैं। सैल्यूट है ऐसे जवानों को जो पल पल संघर्ष करने से नहीं घबराते। जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स में क्या अंतर है, तो चलिए जानते हैं उसका जवाब। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा अंतरिक्ष में काम करने के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित लोगों को कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। वहीं एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में काम करने के लिए नासा, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सीएसए यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी
जैक्सा द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित लोगों को कहा जाता है। इसी तरह फ्रांसीसी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसनॉट कहते हैं। चीन में अंतरिक्ष यात्रियों को टाइकोनॉट कहा जाता है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट्स कहा जाएगा, जो एक संस्कृत शब्द व्योम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अंतरिक्ष। अब आपके लिए एक सवाल, ऑपरेशन मेघदूत कब और किन देशों के बीच हुआ था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।